नमस्कार। सहज जीवन की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका विषय हमने लिया है गुड हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार। अगर आपकी इजाज़त है तो हम प्रोग्राम को आगे शुरू करें। सो एज अ सेड आज हमारा डिस्कशन है अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण। इस विषय पे हम संजीव जी के विचार और उनके एक्सपीरियंस को समझेंगे। संजीव जी, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, आपके हिसाब से गुड हेल्थ का होलिस्टिक मतलब सिर्फ फिज़िकल फिटनेस है या इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग भी उसका एक हिस्सा होना चाहिए? किसी व्यक्ति की सुंदरता का पहला स्वरूप उसकी मुखाकृति है, फेस। तो गुड हेल्थ मतलब एक प्रसन्न चेहरा, एक खिला हुआ मस्तक जिसमें सलवटें बहुत कम हों। कब हों? जब तेज़ लाइट पड़ रही है, सूर्य की रोशनी है, या कुछ भी ऐसा अलग सा। अदरवाइज या मतलब आपके जैसा सिलवटें हैं नहीं, चमक है। देख आप ही सकते हैं। मैं शीशे के सामने उतनी देर तो खड़ा रहता नहीं, बट आप ही मेरा दर्पण है। अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा निश्चित रूप से होगा। तो माथे पर सलवट नहीं, चेहरे पर एक प्रसन्न भाव, आंखें लगभग पूरी खुली हुई, श्वास का आना जाना बड़ा सहज, जिसमें कोई तीव्रता नहीं, एक सहज भाव। एक व्यक्ति का जो गुड हेल्थ की परिभाषा है वो वहाँ पर आकर उसका परिचय दे देती है। इसके बाद जो भी सब चीज़ें हैं वो हिस्सा तो हैं शरीर का ही, मगर मुख्य रूप से आवश्यकता इसी बात की है। तो गुड हेल्थ मीन्स वही जो मैंने आपसे कहा, मैं रिपीट ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि ये विषय है बड़ा मनमोहक। बिना सलवट का वो मस्तक जो बिल्कुल साफ हो, खुले हुए नेत्र जो पूरे खुले हुए हों। मेरे भी अभी उतने खुले हुए नहीं हैं जितने नेत्र खुले हुए हो सकते हैं। ये जो नेत्र आप बोल रहे हैं ये फिजिकल नेत्र हैं, ज्ञान के नेत्र हैं? फिजिकल नेत्र हैं। मैं बिल्कुल चेहरे की बात कर रहा हूँ। खुली हुई आँखें और सहज गति से आते हुए श्वास, सुंदर मुखाकृति, ये वो व्यवहार है जो ये बताता है कि हम अपना जीवन किस प्रकार जी रहे हैं, हमारी मन स्थिति क्या है। हम अकेले बैठे हुए भी परेशान अगर नज़र ना आए किसी को, क्योंकि जैसे ही विचारों के समुद्र में नहीं दलदल में हम घुसते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई बाहर से आके व्यक्ति ही निकाल दे उस वक्त आवाज़ दे के और हम हिल जाएं तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ उस वक्त मुखाकृति बिगड़ जाती है। इस चीज़ को जो हमारे स्नेही हैं, पास वाले हैं, वो आके पकड़ते हैं, चेहरा आपका बड़ा गड़बड़ है, इसे आप ठीक करो, ये क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हो बैठे हुए। तो वो गुड हेल्थ का फर्स्ट साइन है। दूसरी जो मुझे ऐसा लगता है गुड हेल्थ है वो वही है कि रात्रि में नींद का उस स्वरूप में आ जाना जिसमें कि उठने पर कष्ट ना बचा हो। लगभग हम एक सामान्य स्वस्थ स्थिति में अपने आप को महसूस करें। फिजिकली बात करूँगा पहले, उसके बाद आपका दूसरा जो पॉइंट है इनर हेल्थ का, वो तो एक अलग विषय है। जिसके पास ये चीज़ें हैं उसके पास लगभग संभावना है कि बीपी की गोली नहीं होगी, और अगर होगी भी तो बहुत लाइट कोई टैबलेट लेता हो तो अलग बात है, जो छूट सकती है। इसके अलावा एक बहुत सुंदर व्यवहार शरीर का सीधा होना। जब हम खड़े हैं तो सीधे हैं, जब हम चल रहे हैं तो सीधे हैं, हमारे कदम हमारे पैर सीधे पड़ना, सीधे आगे बढ़ना, वो एक व्यवहार प्रदर्शित होता है। शरीर का एक भाव है, बॉडी लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं ना, तो बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ ऑब्ज़र्व हम कर पाते हैं। एक खिले मस्तक का व्यक्ति ही जब किसी दरवाजे को खोलता है तो बंद करते वक्त ध्यान भी रखता है कि आवाज़ ना आए।
नहीं तो बहुत तेज़ आवाज़ के साथ भी दरवाज़ा बंद हो सकता है। कार में बैठकर बंद होते हुए दरवाजे बताते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। जिस समय किसी 5 स्टार होटल में दरबान सैल्यूट मारता है आपको या नमस्कार करता है, तो आप उसको किस प्रकार के उत्तर को देते हैं, या उसकी तरफ नहीं देखते हैं, या नज़रों से या हाथ से, आपका व्यवहार बताता है कि आप कितने स्वस्थ हैं। अब ये मानसिक स्वस्थता की तरफ जा रही है बात, कि आप कितने स्वस्थ हैं, वो साफ पता लगता है। अपने विचारों में गमगीन खोया हुआ आदमी सामने वाले के उस अभिवादन को भी स्वीकार नहीं कर पाता जो हृदय से होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है शरीर की, मन की, जिसके ऊपर हम लोगों को खुद ही कार्य करना पड़ेगा। ये प्रसाद में नहीं मिल सकता। कोई भी संत इसका आशीर्वाद नहीं दे सकता। मार्ग तो दे सकते हैं मगर आशीर्वाद नहीं मिल सकता। इसके लिए प्रयास स्वयं ही करना पड़ता है। अपने अंदर घूमते हुए चक्रों को पार करते हुए वो मन की स्थिति वहाँ आकर स्थिर हो जाती है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। भाव है एक, और वहाँ स्थिर हो जाती है, और उसके बाद स्वाभाविक एक प्रसन्नता का भाव जीवन में पैदा हो जाता है। वो अकारण प्रसन्नता है। वो बिल्कुल भी ऐसी प्रसन्नता नहीं है जो किसी शो को देख के आ रही है। वो एक अकारण प्रसन्नता है, जो कहते हैं उसको एक ओज बोलते हैं हम, चेहरे का एक मुदिता कहते हैं। ओज और मुदिता। मुदिता जो है वो प्रसन्न भाव है, जो परमात्मा का प्रेम झलकता है चेहरे के ऊपर। हमें उसके विषय में जब हम उसको समझने का, देखने का भाव रखें और हमारी चाह और आकर्षण हो, तो हमें ये चीज़ें भी समझ आने लगती हैं। मगर प्रथम अपने शरीर की व्यवस्था के बारे में विचार करना ही चाहिए। हम लोग आजकल फुटवियर कैसे पहनते हैं, जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे सब विषयों पर बात करता हूँ। मैंने मुख की बात की, अब मैं पैरों पर आ गया। हम जो फुटवियर पहन रहे हैं उसमें हमारी हील थोड़ी सी ऊंची है, टेपर्ड है। सोल फ्लैट होने के बाद भी अंदर से उसकी शेप हल्की सी ऊंची रहती है। और परमात्मा ने जो हमें फुटवियर दिए वो फ्लैट है। तो हम जो भी कुछ पहने वो शेप को सपोर्ट करता हुआ अगर हो, यानी कि फ्लैट, तो व्यवस्थाएं बहुत बदल सकती हैं जीवन की। मैंने अनुभव किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं 40 मिनट्स अगर चलता हूँ हफ्ते में 4 दिन, तो मैं सॉक्स पहन के चलता हूँ, शूज़ नहीं पहनता। मैंने लगभग 8 वर्ष टेल्मा AM40 टैबलेट खाई बीपी की। आज से लगभग 4 वर्ष पहले जब छोड़ी तो 120/80 था। छोड़ने के 1 हफ्ते बाद मेजर किया था, उसके बाद से आज तक मेजर नहीं किया। मुझे लगभग 5 साल हो गए मैंने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको शायद पहले बताई थी कि परमात्मा का एश्योरेंस वर्सेस इंश्योरेंस वाली बात मैंने आपसे कही थी। आज मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैंने 8 वर्ष वो बीपी की टैबलेट खाई है, और उसके बाद जब छोड़ी तो वो छूट ही गई। तो ये कौन सा व्यवहार है जो उस स्थिति में ले आता है, जबकि ये डॉक्टर्स के द्वारा हमेशा ये बात कही जाती है कि बीपी की टैबलेट एक बार शुरू हो जाए तो छूटना थोड़ा सा मुश्किल है। और 8 वर्ष डोज भी हैवी थी। मैंने दिसंबर में आपसे मेरी एक बार बात हुई थी, ऑन कैमरा ही थी वो बात, हमारी फर्स्ट मुलाकात थी वो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने 2023 कंप्लीट हुआ है ना पीछे, अब नाउ आई एम इन 24 में है ना। तो 2023 में मैंने सिर्फ 4 कॉम्बी फ्लेम खाई हैं। अभी तो हम 2025 2025 तो सॉरी 2024। मतलब आपके साथ बैठ के वक्त कुछ इस तरह से चल रहा है, साल पलट के कि साल पलट गया।
तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मगर 2024 में मैंने 4 कॉम्बी फ्लेम खाई, मैंने जिक्र किया भी था आपसे। हम इस तरह के जीवन की कल्पना अगर अपने लिए करें तो कितना सुखद होगा वो। ये विचार तो करने जैसा है। बिल्कुल। मतलब आपने अपने शरीर को ऐसे स्ट्रक्चर में ढाल दिया है कि आप प्रकृति के चेंजेस को आराम से हैंडल कर पा रहे हैं, और मुझे लगता है उसके लिए आपने अपने को मानसिक रूप से इस तरह से संगठित किया है ताकि आपका शरीर भी उन चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है। इसमें मैं ना एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा, परमात्मा कृपा। अगेन ये वही मेडिटेशन वाला पार्ट है। जब हम करने जाते हैं तो फिर थोड़ी सी कमी रह जाएगी। जब ये सहज स्वरूप में प्राप्त होता है, और प्राप्त तभी होता है जब हमारा हाथ ऐसे आ जाए परमात्मा के सामने और वैसे हर वक्त देने के लिए तैयार रहे, किसी भी भाव में देने के लिए तैयार रहे। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें जिनको डिफ़ाइन करना इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो इजाज़त नहीं दे रहा है। मगर आपको शायद अगला प्रश्न आपको उसकी इजाज़त दे पाएगा। जी बताएं। आजकल हम लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, सब लोग। आप देखिए, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हों, मेडिकल साइंटिस्ट हों, दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। सो आजकल हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी भी इसको स्टिग्मा के साथ देखा जाता है। मतलब अगर कोई बंदा आज सोसाइटी में मेंटल हेल्थ की बात करे तो लोगों में नेचुरल भाव क्या आता है, अरे आप पागल तो नहीं हो, आप क्यों जा रहे हो। सो मतलब आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है, देयर इज़ अ स्टिग्मा बिहाइंड इट। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ और बीमारियां आ सकती हैं, बट फिज़िकल अगर हमें फ़ीवर आता है, अगर हमारे को कोई मोशन इश्यूज़ हैं या हमें और कोई स्ट्रेच है, हम बड़े ही फ्रैंकली बात कर सकते हैं अपने दोस्त परिवार से। बट अगर हमें मेंटल हेल्थ इशू है या मेंटल चैलेंज है तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक हेजिटेशन है उसके बारे में डिस्कशन करने में और उसकी एक्सेप्टेंस के लिए भी। मेंटल हेल्थ जो है ना, वो कोई पागलपन थोड़ी है कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। ये पागलपन नहीं है। तो हर व्यक्ति की मेंटल हेल्थ किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी की कुछ ना कुछ तो है ही। अभी आप एक शब्द बोलते हुए मिस कर जाते हैं बीच में, तो है तो मेंटल हेल्थ का ही पार्ट है ना वो। तो क्या इसको हम मतलब गलत एंगल से ले लेंगे क्या? नहीं, परसेंटेज है। कितने मिसफायर किससे हो रहे हैं वो एक परसेंटेज है। हो तो सबसे रहे हैं, पूर्ण तो परमात्मा ही है। बट इस बारे में जो लोग बात नहीं करते, इस बारे में एक्सेप्टेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में। मुझे लगता है अगर हम भारतवर्ष की बात करें, हम इंडिया की बात करें, आई थिंक अगर लोग फिज़िकल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, लोग जिम जा रहे हैं, लोग जुम्बा कर रहे हैं, लोग रनिंग कर रहे हैं, बट आपने देखा है कहीं पे भी लोग मेंटल हेल्थ के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई सोसाइटी, कोई वर्कशॉप ऐसी चल रही हो, इनफैक्ट लोग आपस में बात नहीं करते, जिन्हें लोग अपना अच्छा मित्र और परिवार कहते हैं, वहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात करने से डरते हैं। वी कैन डू एंड वी आर डूइंग। हो ही रहा है। अभी आगे कितना बढ़ सकता है तो वो देने वाला जाने कि उसने किस लिए कहा। बट अभी मैं आपसे इसी विषय में और कुछ कह दूं। आप अपना अगला प्रश्न कह दीजिए, मैं बाद में। नहीं, आप शुरू कीजिए। मैं तो बस अगला प्रश्न भी मेरा इसी से कनेक्टेड है। मतलब मेरे मन का एक भाव है कि मेंटल हेल्थ, हमने वर्ड तो इस्तेमाल कर लिया, बट मेंटल हेल्थ नहीं, मेंटल शार्पनेस कह सकते हैं, मेंटल डेप्थ कह सकते हैं, हेल्थ ना कहें उसको। वजह है, अगर हेल्थ कहने से कष्ट होता है, वो पागलपन लगता है, तो हेल्थ ना कहें, मेंटल शार्पनेस कह दें। और शार्पनेस हर लेवल पे अलग अलग है। हर व्यक्ति अपने अपने विचारों को अलग अलग स्वरूप में रख रहा है। मैंने जितनी भी बातें आपसे अब तक की हैं पिछले काफ़ी समय में, आप एक चीज़ नोट करें कि कोई भी बात ऐसी तो नहीं हो सकती जो बिल्कुल ऐसी नहीं निकल के आ गई हो, जो किसी ने ना सुनी हो ना समझी हो। मगर कहने का स्वरूप हर व्यक्ति का अलग अलग है। सही। एक व्यक्ति के कहने से कोई बात किसी व्यक्तियों को या समुदाय को समझ आती है और वही बात किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर उसके घर वालों तक को समझ में नहीं आती। नहीं आती। तो इसका क्या मतलब है?
ये मेंटल हेल्थ है क्या वास्तव में? इसमें कहने का स्वरूप भी अलग अलग है और सुनने का स्वरूप भी अलग अलग है। और मैं आपकी बात से भली भांति इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर कभी कभी कोई बात हम अपने कोई करता है तो घर वाले भी नहीं समझ पाते, मित्र भी नहीं समझ पाते, और कभी कभी वही बात कोई दूसरे शब्दों से सहजता से कोई दूसरा करता है तो सब लोग उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और फॉलो भी करना शुरू करते हैं। ये मेंटल हेल्थ एक एक्सेप्टेंस है किसी थॉट प्रोसेस का, अगर आप मुझे बोलें तो। बिकॉज, और मैं मेंटल हेल्थ वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप बॉडी के किसी और पार्ट को देखें तो हम उसकी हेल्थ के बारे में बहुत ओपनली डिस्कशन करते हैं, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो नीज़ हैं, चाहे वो बोन्स हैं, चाहे वो ईयर हैं, चाहे वो आइज़ हैं, चाहे वो टंग है। बट मेंटल हेल्थ जैसे ही वर्ड यूज़ करते हैं, मानसिक स्वस्थता, मानसिक किसी भी चीज़ के बारे में एक अलग ही तरह से लोगों का नज़रिया आपसे बात करने का बन जाता है। जबकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा है, हमारी किसी भी भावना को समझना, प्रोसेस करना, किसी को स्टोर करना, ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ चीज़ों को ना जीवन में मजाक के स्वरूप में ले आया जाता है। मैं पीछे कोई सॉन्ग चल रहा था तो उसमें ना वो लीवर को कह रहा था, लीवर साड़े या कुछ ऐसा कुछ आ रहा था ड्रिंक्स गाना को है, हाँ, गाना है शायद कोई ना। तो मैं ये सोच रहा था वी आर मोर कैजुअल अबाउट दीज थिंग्स ना, मतलब लीवर क्या है? लीवर का अगर ज़रा भी मामला 5-10% हिलता है तो सारा सिस्टम ख़राब होता है। हमने उसको कहाँ ला के खड़ा कर दी? सर, बड़े सालों से लोग दिल का मजाक कर रहे थे, उसने सोचा लीवर का मजाक कर लेते हैं। लीवर का मजाक कर लेते हैं, बट इट्स नॉट फेयर। अगेन मतलब ये सब चीज़ें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब हाँ। ये एक पॉइंट पिक किया जनरल कि हम लोगों की सोच समझ कैसी होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, मगर मेंटल हेल्थ क्या स्क्रीन के ऊपर लगातार 4 या 5 घंटे 6 घंटे एक बात को लगातार कंसंट्रेट करने से मेंटल हेल्थ रह सकती है? नहीं। क्या कभी किसी ने सोचा? मेरे दोस्त, मेरे पास 1-2 लोग हैं अभी, दोनों अपनी आंखें जाकर अगर शीशे में देखेंगे घर तो उनको लगेगा कि उनकी आंखों में नीचे हल्का सूजन का इफ़ेक्ट है, हल्का सूजन का इफ़ेक्ट है। वो क्या है? सीधा दिमाग से रिलेट कर रही है वो चीज़। क्योंकि हम रेगुलर कंसंट्रेट कर रहे हैं एक स्क्रीन के ऊपर। वास्तव में एक स्क्रीन क्या, एक व्यक्ति से भी लगातार बात करके बंदा ऊब जाता है, कहता है चल चेंज करके आते हैं थोड़ा सा, किसी दूसरे से बात करें, मगर वो स्क्रीन तो बदलती ही नहीं, वो तो हटती ही नहीं। और व्यक्ति में से तो फिर भी स्पंदन आ रहे हैं, उससे तो वो रेज आ रही हैं जिनको एक्सेप्ट हमने ज़रूर कर लिया है, मगर उनसे हार्म कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा है। मतलब आप बिलीव करिए, मैं ईयरफोन वायर वाले की बात कर रहा हूँ, बहुत दफ़ा प्रयास किया अपने जीवन में। एक बार मैं हांगकांग के बाद कोई जगह है जहाँ पर वो बने हुए कैसीनो वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, क्या नाम है उसका? हांगकांग के बाद आप हांगकांग में ही मतलब नियर बाय कुछ है कोई ऐसी, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट इट। मतलब वहाँ बहुत बड़े कैसीनो बने हुए। तो वो जैसे हम ग्रुप में गए, चले गए, मैं वहाँ गया तो मैंने देखा तो वो कैसीनो तो मेरे मतलब की चीज़ थी नहीं, बट वो एनवायरनमेंट वो सब देखा, बहुत बड़े बड़े फानूस, मतलब बहुत बड़े, मेरे ख्याल से शायद 1 लाख स्क्वायर फीट तक का हॉल बना हुआ था वहाँ पर, उससे ज़्यादा भी था, बहुत ही अलग हिसाब किताब था। तो मैं बाहर निकल गया और वहाँ जाके वॉक करने लगा। तो उस वक्त वो आधे पौने घंटे की वॉक मैंने वायर वाले ईयर प्लग्स वो लगे, ईयरफोन्स लगे हुए थे, और उनसे की। मेरे जीवन का वो सबसे लंबा ईयरफोन था का टाइम था जो मैंने तब लगाया। उसके बाद 5 मिनट 7 मिनट कभी सुना होगा, मुझे आई एम श्योर कि मैंने अपने पूरे जीवन में 20 बार नहीं लगाया होगा। और वायरलेस तो मैं शायद ब्लूटूथ वाले छू भी नहीं पाता हूँ। क्यों? मैं फ़ोन यहाँ नहीं रख पाता, इन दिस पॉकेट। वाई? एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अगर रख लूँगा तो इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, और अगर ईयरफोन लगा लूँ तो हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। वाई? ये इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है। अगर आप सामने पड़े भोजन में से अपने मतलब की चीज़ उठा के खा लेते हैं जो आपके शरीर को लाभ दे रही है, तो आप सीधा समझ लीजिए कि फिर आप ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएँ। मैं फ़ोन के ऊपर जब भी बात करता हूँ तो 90% से ज़्यादा टाइम में मैं स्पीकर पे बात करता हूँ।
90% से ज़्यादा। अब कहीं मजबूरी है कि नहीं की जा सकती तो वो एक अलग विषय है मगर 90% से ज़्यादा स्पीकर पे बात करता हूँ। मतलब बेटी का फ़ोन भी आता है तो वो मुझे कहती है फ़ोन स्पीकर पे है या नहीं है, तो जब भी वो फ़ोन करती है तो 80-90% टाइम वो स्पीकर पर ही होता है। कहीं पर भी बैठा हूँ, मतलब अब ऑकवर्ड नहीं फील कराऊंगा किसी को, बट कोशिश ये रहती है कि स्पीकर पे बात करूँ। अगर मैं इतना सेंसिटिव हूँ इस चीज़ में, तो ये मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सेंसिटिव हो जाऊँ। इसका मतलब मैं सेंसिटिव हो चुका हूँ बहुत पहले से, क्योंकि मुझे बीपी भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी समय आने पर ज़रूर शेयर करूँगा। एक साथ करना शायद उतना अच्छा नहीं है, मगर बहुत चीज़ों को इस तरीके से जीवन में देखा है। तो हेल्थ का जो सही मतलब है वो बहुत बड़ा एक विषय है कि हेल्थ बहुत तरीके की है। आज घुटने के दर्द की क्या प्रॉब्लम है जी, बताइए आप। ये इतने घुटने बदलने शुरू हो गए। आई थिंक कोई मेडिकली ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे इस बात को, पर अगर आपके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है? इस्तेमाल कम हो गया। बॉडी वो चीज़ है कि जिसका यूज़ कम होगा वो पार्ट ख़राब हो जाएगा। जितने इस्तेमाल की व्यवस्था हमें दी गई, हमें उतना मिनिमम इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, तभी उसमें मूवमेंट रहेगा, अदरवाइज़ नहीं रहेगा। आप बिलीव करिए, और ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी गड़बड़ हो जाती है। कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जिनके ये वाले पॉइंट ख़राब हो गए, इनमें प्रॉब्लम आ गई, घुटने में प्रॉब्लम, बहुत लोग हैं ऐसे। बैडमिंटन खेलने वाले भी बहुत होंगे जिनकी ये टेनिस एल्बो क्योंकि वो खेल में अपने आप को टॉप पे रखने के लिए पूरे एक्साइटमेंट के साथ खेल रहे हैं, तो एक्सेसिव यूज़ जब भी किसी चीज़ का हो रहा है तो वो हार्म कर रहा है। ओके। तो मैंने आपको अभी फ्लैट सोल की बात की। ये एक ऐसा फंडा है कि अगर इसको स्वीकार कर लिया जाए तो बॉडी 6 महीने में हीलअप होनी शुरू हो जाएगी अपने आप। साथ में और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मगर हीलअप होनी शुरू हो जाएगी। मैं अपना फुटवियर भी चेंज कर चुका हूँ। मैं वो फुटवियर भी नहीं पहन रहा हूँ जो पीछे से ऊंचा है, बिल्कुल फ्लैट पे आ गया। और आप विचार कीजिए कि जहाँ पर हील्स पहनी जा रही हैं वहाँ पर कितने नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर पड़ रहे होंगे। वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग। या आई एग्री। तो आपके प्रश्न को आप आगे बढ़ा सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहें। हाँ, नहीं तो बिल्कुल, मैं ही बिल्कुल। कहता हूँ। सो हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करी। अब मैं आपके थॉट प्रोसेस से ये समझ पाया हूँ कि ये अवेयरनेस का फैक्टर है एक सर्टेन लेवल तक, और ये बहुत सेंसिटिव मैटर भी है। आई थिंक विल डेफिनेटली टेक दिस ऑन अ नेक्स्ट इन वन ऑफ द कंप्लीट सेशन, जहाँ पे हमें इस पर और डिबेट करनी है और डिस्कशन करना है, और आपके और थॉट्स हमें अंडरस्टैंड करने हैं डीपली। हम गुड हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग में मेरा एक और क्वेश्चन है। हम ऐसी सोसाइटी में जगह जहाँ मेंटल हेल्थ का एक टैबू है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, किसी के बारे में मेंटल हेल्थ की कोई बात करना भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जिन सोसाइटी में मैं रहता हूँ, जहाँ पे बड़े ही वेल एजुकेटेड लोग हैं, विच वी कॉल्ड इट सो एजुकेटेड, वर्किंग ऑन अ वेरी हाई प्रोफाइल्स, दे हैव वेल कनेक्टेड डॉक्टर्स, इवन दो दे आर अफ्रेड टू टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ। वहाँ इस पर ओपनली बात करना और डिस्कशन करना, कोई नॉर्मलाइज करने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? बिकॉज हो सकता है कि उत्तराखंड में अभी उस या भारत के कुछ हिस्सों में अभी वो रेवोल्यूशन नहीं पहुंचा है, बट अगर मेट्रोज़ में देखें तो बहुत सारी जनता इस समय फिज़िकली अनफिट तो है ही, मेंटली भी अनफिट है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ मनी चेजिंग, बिकॉज ऑफ लग्जरी एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ, और वो बात भी नहीं कर पा रहे। फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम है तो बीपी टेस्ट करा लिया, शुगर टेस्ट करा ली, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लिए, बट कितने % लोग इवन मेंटल हेल्थ के लिए किसी के वजह के कंसल्टिंग भी करते हैं? उनको पता ही नहीं वो बीमार है, उनको पता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। दे आर लिविंग इन अ डिलाइमा कि उन्हें मेंटल हेल्थ पर कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। उनके शरीर में मस्तिष्क नाम का भी कोई हिस्सा है जो काम करता है और जिसको स्वस्थ रखना ज़रूरी है। अब हम इसे कैसे सरल बना सकते हैं? बिकॉज ये प्रॉब्लम तो है। मेंटल सिकनेस क्या है?
मेंटल सिकनेस वहीं जैसे हमारी बॉडी में अगर टेम्परेचर रेज होता है कुछ गलत खाने से, ऐसी मुझे लगता है अगर मेंटल सिकनेस के सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, इंसान इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता है, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, उदासीनता एक वर्ड है जो आपके जीवन में ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, और नेगेटिव थॉट्स। मुझे लगता है ये मैं कह सकता हूँ ये सिम्टम्स हैं जितना मैंने जाना है। बिल्कुल सही। सो ये मेंटल इलनेस मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि हर एक को मालूम है, मगर मेंटल सिकनेस की जो शुरुआत होती है वो मैं ऐसे बैठा हूँ, अब मैं इस तरीके से बैठा हूँ, इस तरीके से बैठने पर ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, मुझे थोड़ी देर बाद अपना पोस्चर चेंज करना ही होगा, लाइक दिस। मैं भी करता हूँ करना ही होगा, हाँ, तभी वो कंफर्टेबल रहेगा, अदरवाइज़ नहीं। बट मेंटल सिकनेस ये भी है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं ऐसे बैठा हूँ और 1 घंटा मुझे बैठे हुए हो गया और ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, बिल्कुल सही। उसकी वजह से अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। करेक्ट। ये भी मेंटल सिकनेस है। वो तो बहुत बड़ी सिकनेस है जिसकी आपने बात कर दी, वो तो सबको नज़र आ रही है कि जिस समय भी आप विचारों के ज़ख़ीरे में बैठे होते हैं, आपका प्रोसेसर गर्म होना शुरू हो जाता है। आप महसूस कर सकते हैं कि हीट निकल रही होती है सिर से, माथे से। अगर और आगे बढ़ जाए तो आंखों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। दिस पार्ट पहले इस पार्ट पे आएगी, अगर फिर भी बात नहीं समझ में आ रही तो फिर इस पार्ट पे भी आएगी, और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही तो फिर इस जगह पे आएगी, इस जगह पे बिल्कुल ये जो बोन है इसके यहाँ पर आएगी। आपकी ये बात मुझे वो एक मुहावरा याद दिला रही है, बुद्धि एड़ी में है। सो इसका कोई कनेक्ट है क्या? I'm just बिल्कुल asking. है, बिल्कुल है। ओके। तभी कह रहा हूँ मैं अगर कुछ भी कह रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई मतलब तो होगा। मेंटल सिकनेस ये भी है, जब आदमी पैर हिला रहा होता है तो वो अपने मन को बहला रहा होता है, शुरुआत यहीं से होती है, वो हिलाता है ऐसे, और बड़े स्मार्टली हिलते हैं कईयों के पैर, बहुत अच्छे। तो ये भी एक व्यवस्था है। मेंटल सिकनेस ये भी है कि आप बैठे हैं और मैंने पैर ऐसे रखा, अगर मैं रख रहा हूँ और मेरी मजबूरी है तो मुझे आपसे इजाज़त लेनी ही होगी। मैं इतनी सूक्ष्मता की बात कर रहा हूँ जीवन। मैं जब इस तरीके से हाथ हिलाता हूँ तो मैं बोलते बोलते जो भारी हो गया हूँ, तो मैं उसके लिए यहाँ पर हल्के से इस प्रकार से कर रहा हूँ कि बोलने से भारीपन क्रिएट ना हो, लाइट फीलिंग बनी रहे। ऐसा ना हो कि किसी ऐसी जोन में जाके बात कर रहा हूँ जहाँ पे बड़ा टफ हो गया बात करना। तो दिस इज़ फ्रेंडली टॉक। अगर हम शांति के लिए बात करें और भारीपन से करें तो इसका मतलब हम फेक बात कर रहे हैं। हम शांति के लिए बात करें और शांति के साथ उस प्रसन्नता से करें, इसका मतलब हम वी आर ऑन राइट ट्रैक। तो ये सब है। आप एक बात ज़रूर समझना, मेंटल हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अभी कोई व्यक्ति हमें पीछे मिले और उन्होंने हमें कहीं पर एज अ स्पीकर इनवाइट करने की बात कही, तो वो कह रहे थे कि मैं आपको क्या कह के वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो मैंने कहा भाई मुझे क्या पता, तो आप मुझे सुन लो, आपको जो लगता है वो कह के करा लेना। तो उन्होंने मेंटल हेल्थ के ऊपर ही कुछ नोट डाउन करके दिया कि ये हम आपको, तो मैंने कहा ठीक है, एज़ यू, मतलब मेरी अपनी मेंटल हेल्थ ऐसी है कि किसी भी चीज़ के ऊपर बुलवा लीजिए तो मैं तो बोलना शुरू कर देता हूँ। वो विचार देने वाले परमात्मा ने वो व्यवस्था दी है मन को कि आप सब्जेक्ट रखिए, हम बात करते हैं। मगर एक बात सुनिश्चित समझिएगा कि सारे के सारे चक्र घूम कर वहीं आते हैं जहाँ शांति चाहिए ही चाहिए। हमने एक बार इस विषय में भी बात की थी कि आपने कहा था कि शांत कैसे आप यहाँ पहुँचे और क्या, तो मैंने आपसे कहा था कि चाह को राह है, ऐसा कहते थे कहावत। तो वो चाह जब है ही कि शांति चाहिए तो घूम घूम के वहीं पहुँच जाता है हर वक्त। हम किसी भी विषय पे बात करें तो उसके मूल में निहित यही बात है, मगर ये बात को समझने से पहले बहुत सारी बातों को समझना तो होगा ही। मेंटल हेल्थ एक वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम बहुत विस्तार से बात कर सकते हैं, मगर हर वक्त समय की सीमा है। आजकल लोग स्क्रॉल कर रहे हैं चीज़ों को, और 2 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा की हो तो वो देखने में भी उनको, तो ये विषय वास्तव में पर्सनली बैठकर बातचीत करने का है, जहां हम 25, 50, 100, 200 लोग एक साथ बैठे हों, जहां हम एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के महसूस कर रहे हों, बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे हों,
ताकि हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों को अगेन वो स्थान दे सकें जहाँ से इनके वापस लौटने की संभावना मिनिमाइज़ हो जाए। भगवान करे जहाँ आप अभी जैसे आपने मेंशन किया कि आप एक इवेंट में मेंटल हेल्थ के बारे में बोलने का प्लान कर रहे हैं, तो आई होप अगर समय ने मुझे परमिशन दी, अलाउ किया, तो मैं भी वहाँ पे आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा आपके विचारों को आगे कि आपका थॉट प्रोसेस और प्रोस्पेक्टिव मेंटल हेल्थ पे क्या है। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगला जो प्रश्न है वो 2 प्रश्नों में मिक्स होकर बना हुआ है और आई थिंक आप इसे भी बाकी प्रश्नों से की तरह एंजॉय करेंगे। क्या आप मानते हैं कि गुड फूड मीनिंग गुड थॉट्स? कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या इंसाइट शेयर करना चाहेंगे जो आपको इस बात पर और विश्वास दिलाता हो कि गुड फूड इज इक्वल टू गुड थॉट? मैं अपने जीवन की एक बात शेयर करता हूँ। मैं उस वक्त शायद 22 साल का हूँ, तो हम जो भी कुछ गड़बड़ खाते पीते हैं वो सब कुछ कर रहे थे। करते करते जैसे 2 दिन हमने वो किया, तीसरे दिन वैसे ही मन में एक भाव आया, शेक्स बहुत अच्छे मेट्रोज़ में मिला करते हैं, कई बड़े स्पेशलाइज्ड शेक्स की शॉप होती। तो मैंने जब वो शेक पिया तो वो चिल्डनेस, वो चाट वगैरह खाना, और पहले वो सब बहुत ज़्यादा होता था और मेट्रोज़ में चाट मिलती भी कई जगह पर, बहुत ही फेमस हुआ करती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट लखनऊ। ओके, वो तो चाट की सिटी है। हाँ, तो वो सब चीज़ें खाना, ये सब सारी चीज़ें, रात को परेशान होना, एसिडिटी होना, ज़्यादा खा ले, बैलेंस नहीं, तो वो सब था। एक दिन वैसे ही मन में आया आज ये सब कुछ नहीं, तो घूमते हुए आए तो पहले कुछ हल्का स्नैक्स लिए, उसके बाद फिर वो शेक पिया। जब वो शेक पी रहा था, उसकी वो मिठास, उसका वो भाव, दूध है, वो पीकर जब मैंने पता नहीं क्या अंदर से भाव बना कि इट्स अमेजिंग, क्या डिफरेंस है, क्या फीलिंग है, वो कूल फीलिंग जो अंदर उससे क्रिएट हुई, उसने ये बताया कि ऐसा है। अब इस चीज़ को जीवन में हर वक्त महसूस किया जाता है। बढ़ते बढ़ते आज वो वहाँ तक ये भाव आ गया है कि रात को खाना खाते वक्त बहुत सारे विचार मन में चलते हैं। किसी का मन रखने के लिए कुछ भी खा लेता हूँ, मगर जब भी खाता हूँ तो याद ज़रूर करता हूँ कि किसका मन रखा था खाते वक्त, रात को याद आ जाती है उसकी। तो मतलब वास्तव में हमारा भोजन हमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है, हमें समझना ही होगा। आप ना कभी नोट कीजिए, मतलब बहुत विंटर्स की बात नहीं करूँगा, जैसे ही वेदर थोड़ा चेंज होता है तो हम ब्रेकफास्ट पे आके बैठते हैं, अगर सामने फ्रूट्स रखे हों और मन थोड़ा भी आपका हल्का है, या मैंने जैसे आपको एक बार पहले कहा था कि 10 मिनट हम शांति से बैठ जाएं और देखते रहें। हम भोजन की बात कर रहे थे, आप भोजन का रिलेशन कह रहे थे किस सब्जेक्ट में, तो वास्तव में मैं आपसे कह रहा था गुड फूड, गुड थॉट इज इक्वल टू गुड फूड। गुड फूड, इस पे आपके विचार हम देखिए, ये बहुत स्पष्ट संकेत है, ये हर व्यक्ति महसूस करता है। जब भी कभी हम फ्रेश बेटर होते हैं, उसके बाद जब हम खाने बैठते हैं तो सुंदर चीज़ें खाने का मन करता है, और जब हम फ्रेश बेटर नहीं होते तो हमारा हैवी चीज़ें खाने का मन करता है। आप एक चीज़ समझिएगा कि कभी भी अगर आप कुछ तीखा खाते हैं तो उसके बाद सामान्य भोजन अच्छा नहीं लगता, हमारे जो सेल्स हैं वो बर्न हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो सिर्फ तीखा ही पसंद आता है सर। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ ना, वो हमारी इंटेस्टाइन की कॉल बन जाती है फिर, क्योंकि जिस लेवल पे सेल्स बर्न हो गए वो उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है बात। अगर आपको टेस्ट चाहिए, अगर आप तीखा खाने वाले हैं और आपको स्वाद लेना है तो आपको उससे थोड़ा और ज़्यादा तीखा खाना पड़ेगा। तो आप एक बात पूछूं वैसे ही मजाक में, आप कह रहे हैं जो तीखा खाते हैं उनका व्यवहार भी तीखा होता है? ये तो ना, ये आप खुद अनुभव कर लीजिएगा, मैं नहीं कहूँगा, मगर ये ज़रूर है कि तीखा खाते ही बॉडी के सारे पार्ट्स आपको बताने लगते हैं कि आपने तीखा खाया है। आपको स्वेट अलग लेवल का होने लगता है, आपको बॉडी पोस्चर चेंज होने लगते हैं, आपको पानी की ज़रूरत पड़ने लगती है ज़्यादा नॉर्मल से। अब आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। इंडिकेशंस तो अवेलेबल हैं, हर वक्त अलार्मिंग साइंस मौजूद हैं बॉडी के अंदर,
बट वी आर नॉट अवेयर बिकॉज ऑफ वी आर बिजी इन समथिंग एल्स। ऐसा नहीं है, अलार्म सबके अंदर बज रहे हैं, मगर हम बिजी इतने ज़्यादा हो गए हैं। एक होता है व्यस्त और एक होता है अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त। अब ये निर्णय तो हमारे हैं कि हम व्यस्त हैं या अस्त व्यस्त हैं, ये हमें समझना ही होगा। वास्तव में ना, ऊपर से कितनी मर्जी हमारा कमरा फैला हुआ हो, मगर अंदर से अगर मन व्यवस्थित है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जिस व्यक्ति का मन व्यवस्थित है, उसका कमरा व्यवस्थित करने वाले लोग अपने आप आ जाते हैं। इस बात को नोट करना ही पड़ेगा कि जो भी मन की स्थिति से व्यवस्थित हुआ, उसके पास व्यवस्था देने वाले लोगों का आना परमात्मा ही सुनिश्चित कर देते हैं। मतलब आप बिलीव करिए कि मैं पिछले 4 वर्षों से लगभग अपनी किसी भी व्यवस्था को मुझे देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, चाहे वो मेरे बिज़नेस से लेकर हो, मेरी टूरिंग से लेकर हो। मैं जब टूरिंग पे जाता हूँ तो मेरा रूम स्टे भी व्यवस्थित ही मिलता है मुझे। मतलब मेरे लिए ये सब व्यवस्थाएं बहुत ही शुरू में अचंभित करने वाली थी, मगर व्यवहार ही परमात्मा ऐसा दे देते हैं। मेरे साथ मेरा सारथी जो गाड़ी चलाता है, उसका इतना प्रेम बरसता है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता था। उसका एक दिन ये कहना था कि मुझे आज सपना आया कि मैं आपके पैर दबा रहा हूँ। अब ये सपना कौन दे रहा है? ये कौन सी प्रोडक्शन फिल्म है, कहाँ से चल रही है जो उसको सपना दे रही है? मैंने उसके साथ ऐसा क्या अलग किया? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, मगर ये भाव आता कहाँ से, ये व्यवहार बनते कहाँ से? आप बिलीव करें, मैं वो आज़ाद पंछी हूँ नील गगन का, मस्त फिरूँ उड़ता चलूँ वाला भाव है मेरे अंदर, और मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये व्यवहार परमात्मा प्रदत्त है। जीवन में कभी भी अगर हमें उस विश्राम को पाना है, तो हमें गुड ईटिंग, गुड हेल्थ की तरफ जाना ही होगा। क्योंकि इज इक्वल टू में जो मिलता है, आपने क्या लिखा था इज इक्वल टू में? वैसे गुड थॉट इज इक्वल टू गुड फूड। गुड थॉट इज इक्वल टू गुड फूड। वास्तव में ये गुड इतना गुड होने लगता है कि उसके बाद वो गुड़ ही हो जाता है, रहता ही नहीं है वो गुड। तो ये वो व्यवहार है परमात्मा प्रदत्त कि मैं कई दफ़ा आपका प्रश्न ही भूल जाता हूँ उस रस में बोलते हुए। मुझे याद ही नहीं रहता कि आपने प्रश्न क्या पूछा, जिस स्थिति से मैं अभी गुज़र रहा हूँ, मगर मैं उस भाव में बह ज़रूर रहा हूँ। यकीन मानिए, आप उस आनंद को महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये वो व्यवस्थाएं हैं परमात्मा की। अगर हम ज़रा भी उस भाव में आगे बढ़ें, प्रेम के, व्यवहार के, सबको देने के, तो वो व्यवस्थाएं हमें मिलने लगती हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो धन से नहीं आ सकती। धन से आप 10 लोग तो खड़े कर सकते हो सेवा के लिए, मगर मन से सेवा के भाव रखने वाले एक व्यक्ति को भी आप खड़ा नहीं कर सकते जो मन से ये भाव रखता हो। और आपके प्रति अगर कोई मन से सेवा का भाव रखने वाला एक व्यक्ति भी खड़ा है, तो वो हज़ारों लाखों को किनारे कर देता है। और आप हज़ारों लोग अपनी सेवा में पैसे के माध्यम से खड़े कर लें, उसका कोई भी अर्थ जीवन में नहीं है। एक वो मुस्कुराहट हमारे दिनेश जी की, मैंने पैसे नहीं दिए, इससे खरीदी नहीं है मैंने, मगर मुझे आकर्षित करती है। मेरे सामने प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति भी कुछ इस प्रकार का बैठा आकर कि मुझे मुस्कुराहट दे गया। यही वो भाव है जिसे परमात्मा का प्रेम कहते हैं। आपने एक बार कहा था वो भाव क्या है, उसे हम कैसे पहचानें? यही तो वो भाव है कि आएगा ही पास में वही जो मुस्कुराहट देने आएगा, जो कष्ट देने आएगा वो रुक नहीं पाएगा। आ तो सकता है मगर रुक नहीं पाएगा। वो परमात्मा उसे ले जाते हैं, बिठाते नहीं, उसके उठ के जाना ही होगा। ये कितना सुंदर विश्लेषण उस परमात्मा के प्रेम का है कि अगर इसको हम आत्मसात करें तो जीवन की व्यवस्थाएं बदलती हुई कौन नहीं देखना चाहता? कौन चाहता है मानसिक झंझावात में रहना? मगर वही वाला चक्कर है। मिश्री के स्वाद को लेने के बाद, मिश्री कौन सी? जो धागे वाली मिश्री होती है, वो कट शुगर नहीं जो बड़े साइज़ में आ रही। उस धागे वाली मिश्री के
रस को लेने के बाद हम बाकी सब हमें चीनी और मिश्री के फ़र्क का एहसास दिलाती हैं कि वो क्या है। तो वो ऐसा प्रेम का भाव है कि उसे हम अगर समझें तो उसके बाद फिर वास्तव में सब कुछ फीका लगने लगता है। और हम कहीं पर भी बैठे हैं, किसी के साथ भी बैठे हैं, अगर वहाँ से वो प्रेम बरस रहा है, वो प्रेम का भाव आ रहा है, तो जीवन उसी का नाम है, बाकी कुछ नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जितना मर्जी धन कमा लें, जितना मर्जी वैभव मिल जाए हमको उस धन के माध्यम से, मगर वो सिर्फ जीवन में ऐसे 5 लोग जो हमारे अपने हैं, किस स्वरूप में, जहाँ उनका मन हमारे लिए भी धड़कता है, तो जीवन पूरा हो गया। उसके बाद हम उन 5 को 5 करोड़ कैसे बनाएं या 50 करोड़ कैसे बनाएं, ये भी परमात्मा का ही प्रेम है जो मुझसे कहलवाता है इस चीज़ को। मतलब किसी वक्त में मेरे पास एक शब्द आए कहीं से कि अंतर हृदयस्थ परमात्मा की आवाज़ सुनो और जन कल्याण के कार्य करो। इन शब्दों का अर्थ मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था कि ये क्या है, मगर अब मुझे पिछले कुछ समय से वो समझ आने शुरू हुए कि ये क्या है। वास्तव में सबसे बड़ा जन कल्याण यही है कि आपसे जो मिले वो प्रसन्न हो, आपको जो सुने वो संतुष्ट हो, संतुष्ट ना भी हो तो विचारों में हल्कापन तो हो। इसीलिए मैंने एक बार कहा था कि कोविड के दौरान कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जीवन में आईं जिन्होंने मेरे, जहाँ पर मैं आकर खड़ा हुआ तो मेरे पीछे की ज़मीन ही हटा दी, और मैं पीछे तो जा नहीं सकता, और आगे क्या है वो वही सब है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और पीछे जा नहीं सकता क्योंकि ज़मीन ही नहीं है पीछे। तो अब तो मुझे कहना ही होगा, बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ जीवन में पाया उसको कहना ही पड़ेगा। वो स्थिति जब आ जाती है तो हम रुक नहीं पाते। मैं इसलिए कह रहा हूँ, और मेरी प्रार्थना है सब सुनने वालों से कि जो भी व्यक्ति इस बात को धैर्यपूर्वक एकांत में सुनेगा, किसी भी विषय को स्क्रॉल नहीं कर रहा होगा, सिर्फ सुनेगा इस भाव से कि इसकी गहराई में उतरना है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर इसका वो पॉजिटिव प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देगा, जो उसके मन को शांत भी कर रहा होगा और जीवन की कुछ ऐसी ग्रंथियों को सुलझा भी रहा होगा जहाँ पर हम अपने आप ऑटो जनरेटेड सिस्टम, ऑटो एडजस्टेड सिस्टम महसूस करेंगे जो हमारे अंदर है। उसके लिए हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जब भी सुने, प्रयास करें इस बात का कि हम एकांत में सुने या लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठकर सुने। विषय को पहले थोड़ा सुने, इंटरेस्ट आने पर पूरा सुने, मगर एकांत में सुने। सुनने का वो लाभ वास्तव में तभी मिल पाता है जब हम कम से कम इतना समय तो अपनी शांति के लिए दें जहाँ पर हम कम से कम विषय को पूरा सुन सकें, तभी वो समझ में आएगा। पूरी बात समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका पूरा विवरण भी हमारे पास होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो अब विराम देता हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद संजीव जी। जो परमात्मा प्रदत्त वाणी है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, और दिनेश जी भविष्य में और अलग अलग व्यवहारों को, अलग अलग स्वरूप में प्रश्नों को जो इनके पास जिस भी माध्यम से आ रहे हैं लेकर आएं और हम उनका उत्तर दें, और परमात्मा प्रदत्त इस व्यवस्था का आनंद कहते हुए लें। मुझे बोलते हुए बहुत आनंद खुद को महसूस होता है, और यही पेमेंट है जो मुझे परमात्मा दे रहे हैं, और ये सबसे बड़ी पेमेंट है। मैं इसको पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। और दिनेश जी, आप जिस भी स्वरूप में इन सब बातों को कह पाते हैं, आप भी इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ये प्रश्न वास्तव में परमात्मा प्रदत्त वो व्यवस्था है जहाँ से पैदा होते हैं उस पूरे समाज के लिए जिसको परमात्मा लाभ देना चाहते हैं। इसी भाव के साथ धन्यवाद संजीव।